नमस्कार दोस्तों, मैं अजुल बंसल एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है जीएसटी अमेंडमेंट बिल, जो कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा में ऑपोजिशन यानी बीजेपी के विरोध के बावजूद एक ही दिन में पास हो गया। चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम लोग देखेंगे बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंतर्गत क्या क्या संशोधन किए गए हैं, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में दिया है जीएसटी अमेंडमेंट बिल पास इन दिल्ली असेंबली। क्लियर। जो हमारे डिप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनका कहना था टैक्स की चोरी के लिए जो आपका फाइलिंग प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने इस अमेंडमेंट को लाया है। क्लियर है बात। चलिए सबसे पहले याद कर लीजिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का आधार यानी फाउंडेशन बैच हम लोग हिंदी मीडियम में आज 8 अगस्त से रोज सुबह 10 बजे शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अपील्स अंडर जीएसटी? जीएसटी के अंदर अगर आपको हाईएस्ट अपील की कोई अथॉरिटी बतानी है तो कौन सी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट हाई कोर्ट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीएसटी एंड हाउ इट वर्क्स? कैसे काम करता है हमारा जीएसटी और क्या होता है जीएसटी, इसको समझेंगे। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बहुत सारे जो पहले टैक्स चलते थे, पहले बात करें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, दो टाइप के टैक्सेस इंडिया में प्रेजेंट थे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते थे। वहीं पर बात करें डायरेक्ट टैक्स, आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कि एक इंसान के द्वारा पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को किया जाता है। इसके बीच पे कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। अगर टैक्स आप पे चार्ज हुआ है तो आप ही को ये देना पड़ेगा। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मैन्युफैक्चरर पे ये चार्ज लगा है तो मैन्युफैक्चरर आपसे कलेक्ट कर लेगा, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन समझते हैं। एडम स्मिथ की ये थ्योरी थी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जिसका मतलब था कि टैक्स के प्रोसीजर को बहुत आसान बनाया जाए। ठीक है। जो टैक्स होता है वो इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी यानी गरीब आदमी जो है वो कम देगा और अमीर आदमी ज्यादा देगा, तभी तो इक्विटी आएगा। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क है। इक्विटी का मतलब सिंपली होता है कि समाज को बराबर कर देना, जो नीचे वाला तबका है उसको सपोर्ट करना और ऊपर वाले तबके को थोड़ा कम कर लेना, ताकि ये समाज बिल्कुल बराबर हो जाए। वहीं पर इक्विटी इक्वालिटी की बात करें हम लोग तो इक्वालिटी का मतलब बनता है कि दोनों को बराबर ट्रीटमेंट करना। अब गरीब पे भी 50% का टैक्स लगाओ, 30% का टैक्स लगाओ और अमीर पे भी 30% का, तो ये वाजिब है क्या? नहीं ना। तो ये है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जो कि अलग अलग चीजें बताते हैं और इन्हीं के तहत जीएसटी अमेंडमेंट बिल में संशोधन लाया गया है। क्लियर है बात। चलिए आगे देख लेते हैं कि जीएसटी बेसिकली आपका काम कैसे करता है। आज भी काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि जीएसटी काम कैसे करता है। ये है आपका नॉन जीएसटी रिजीम, ये है आपका जीएसटी रिजीम। जीएसटी के समय कैसे टैक्स लग रहा है और आपका जीएसटी से पहले कैसे टैक्स लगता था। 100 रुपए का मैन्युफैक्चरर को गुड्स मिला, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी 10% और वैट लगा 5%, 115 रुपए उसकी कीमत हो गई। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% प्रॉफिट मार्जिन था, तो 23 रुपए लगे यहाँ पर, और वैट 5% जुड़ने के बाद 7 रुपए लगे। तो टोटल कुल मिला के प्राइस आपकी बढ़ रही है। यहाँ पर जीएसटी में बात करें तो 100 रुपए पे 10% लगा तो 110 हुए। 110 पे 20% का प्रॉफिट मार्जिन निकाल लीजिए आप, 22 रुपए और जोड़ लीजिए, तो 132 रुपए पे आपका 10% जीएसटी लगा, 13 रुपए हो गए। तो ऐसे आपका प्राइस यहाँ पर एड ऑन करें तो यहाँ पर सर्विस टैक्स और लगेगा, जो कि 15% का सर्विस टैक्स लगा और 22 रुपए एक टैक्स बनता है। टोटल 167 इसकी प्राइस पहुंच चुकी है। वहीं पर रिटेलर तक हम लोग यहाँ बात करें तो जीएसटी के अंदर 145 तक इसकी कीमत हो गई है। प्रॉफिट मार्जिन फिर रिटेलर लगाएगा 20% से, जो 33 रुपए बनता है, और यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन 20% से 29 रुपए बनता है। अमाउंट कम है। वैट फिर से लगा और 5% लगने के बाद 10 रुपए हुआ और 15% सर्विस टैक्स 32 रुपए हो गया। देख रहे हैं आप कितने टैक्सेस जुड़ रहे हैं। यहाँ जीएसटी के अंदर बात करें तो सिर्फ 10% और लगा, टोटल 32 रुपए टैक्स लगा, कुल मिला के कीमत हुई 191। यहाँ पर बात करें तो 242। कितना ज्यादा प्राइस में फर्क है। क्लियर। तो जीएसटी का मतलब ही है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सम अप करके एक सिंगल टैक्स लगाया जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो टैक्स है ये क्लेम बैक भी किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर जब ये टैक्स लगाता है तो ये यहाँ पर ये क्लेम बैक कर सकता है, होलसेलर क्लेम बैक कर सकता है और रिटेलर भी क्लेम बैक कर सकता है। और कंज्यूमर इकलौता रहेगा जिसको ये बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। कहते हैं कि आम आदमी को ही भुगतान करना पड़ता है, तो वही है, कंज्यूमर को ही भुगतान करना पड़ेगा अल्टीमेटली टैक्स का। चलिए समझते हैं आगे कौन कौन से कानून थे जीएसटी आने के पहले।
स्पेशली बात करें तो दो टाइप के टैक्सेस थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता था, सेंटर टैक्स कलेक्ट करता था और स्टेट अलग करता था। अब क्या हो रहा है, सेंटर टैक्स कलेक्ट कर रहा है जीएसटी आपका, और स्टेट को कंपेंसेट किया जा रहा है। क्लियर है बात। इसमें खास बात ये थी पहले कि जो इम्पोर्ट जो टैक्स लगता था वो लगता किसी और पे था, और वो ट्रांसफर किसी और पे कर दिया जाता था। क्लियर है बात। चल, अब समझते हैं कितने प्रकार के हमारी जीएसटी आपको देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो चार टाइप्स के मुख्यतः आपको जीएसटी देखने को मिलते हैं। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला है स्टेट जीएसटी, फिर है इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। नाम से ही फर्क समझ में आ रहा है। जो यूटी यूनियन टेरिटरी में जीएसटी लगेगा सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, उसको हम यूटी जीएसटी कहेंगे। और स्टेट के अंदर लगेगा, जो भी प्रोडक्ट सेल होंगे स्टेट के अंदर, उस पर लगेगा आपका स्टेट जीएसटी। क्लियर है बात। फर्क क्या है स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी में। सीजीएसटी चार्ज होता है इंट्रास्टेट, जो भी सप्लाई होगा आपका गुड्स का एक स्टेट के अंदर, और एसजीएसटी जो होता है जब प्रोडक्ट सेल होंगे उस पर जो चार्ज लगेगा वो होता है स्टेट जीएसटी। क्लियर है बात। वहीं पर आईजीएसटी की बात करें तो जो भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर लगेगा आईजीएसटी। क्लियर है बात। इसको डिटेल में समझेंगे आईजीएसटी और क्या है और किस कानून के तहत। इसमें पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के हाथ में। चलिए, जी हाँ, हम बात कर रहे थे आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है। क्लियर है बात। इस प्रोविजन के तहत पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हर राज्य का अपने जीएसटी पे जो जीएसटी टैक्स है उस पर कानून बना सकता है। क्लियर। और इसी के तहत जो दिल्ली की विधानसभा है उसने कानून पास किया है हाल ही में। क्लियर है बात। साथ ही में पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिए गए हैं कि जो भी इंटर स्टेट जो अंतरराज्यीय ट्रांजेक्शन होंगे, सप्लाई होंगे गुड्स के, उस पर कानून बनाएगा, जो कि है हम जिसका मतलब समझते हैं आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे एग्जाम्स में आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईजीएसटी के अंदर आई का मतलब क्या होता है, तो वो हमारा बनता है इंटीग्रेटेड। क्लियर है बात। चल, यहाँ पर सबसे रोमांचक बात देखने की यह है कि असेंबली ने हाल ही में जो जीएसटी अमेंडमेंट बिल पास किया था उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस डाले गए हैं, क्या क्या चीजों से क्या क्या चीजों को अलग कर दिया गया है, क्या क्या चीजों जो प्रोविजंस है उनको हटा दिया है और किसे ऐड किया गया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंदर क्या प्रोविजंस लाए हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझते हैं। आई, व्हाट्स इन द न्यूज, क्या है अभी चर्चा में। दिल्ली असेंबली के अंदर ये बिल पास हो गया है बीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद भी। साथ ही में जो मनीष सिसोदिया साहब का कहना था कि अनलाइक फार्म लॉज, जो फार्म लॉज आए थे जिसके अंदर फार्मर्स जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उन्हीं को शामिल नहीं किया, हम लोगों ने जब जीएसटी में अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं तो ट्रेडर्स के फीडबैक के साथ ही हम लोगों ने इन अमेंडमेंट्स को 15 सेक्शन के अंदर थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस किए हैं। क्लियर है बात। साथ ही में इन्होंने एक और चीज कही कि जो प्रोविजंस थे पहले, जैसे 1.5 करोड़ से अबव जिनका टर्नओवर है उनको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको क्या होता था, चार्टेड अकाउंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है बात। साथ ही में ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं, ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो प्रोसेस है, जो फाइलिंग प्रोसेस है, उसको बहुत स्मूथ बनाया जाए। हम बात करें कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी की, तो आपका जो टैक्सेशन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही में बात करें कि जो टैक्स एवेडर्स थे, टैक्स की चोरी करने वाले लोग थे, जैसे कि एक आदमी अपनी जो कंपनी है वो दूसरे के नाम पे कंपनी खोलता है और टैक्स की चोरी करता है पैसे से बचने के लिए। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली इनको अब पनिश किया जाएगा, इनको लायबल ठहराया जाएगा इस अमेंडमेंट के जरिए। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करें। व्हाट इज बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम। टूरिज्म की ये स्कीम है, यानी हम लोग टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। इसके तहत जो भी लोग जिनके पास घर है, जैसे 1 से 6 रूम्स तक उनके पास खाली है और मकान मालिक उस घर में रहता हो, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें एक बार कि जो लोग जिनके पास 1 से 6 कमरे खाली हैं, उनके पास नेसेसरी फैसिलिटीज हैं टूरिस्ट के लिए, लैंडलॉर्ड उसी घर में रहता हो और साथ में वो हाउस आपका होटल या लॉज की कैटेगरी या गेस्ट हाउस की कैटेगरी में नहीं आता हो, वो लोग अपने हाउस, अपने घरों को इस रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस स्कीम के तहत। हाल ही में बात करें तो अभी तक 1630 कमरे यानी 347 घरों के अंदर बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंदर आ चुके हैं। इस स्कीम का उद्देश्य यह है, वे फॉरेन टूरिस्ट जो कि लोकल आपका कल्चर हो गया, लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मकान मालिक के साथ रहते हैं और वहां पर लोकल कल्चर को जानते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। अपने घरों को वो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के अंदर ला सकते हैं अगर आप इन चारों प्रोविजंस को
फॉलो कर रहे हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। सेकंड जो प्रोविजन है हमारा कि जो फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज के आधार पर इन घरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एक है आपकी गोल्ड कैटेगरी और दूसरी है आपकी सिल्वर कैटेगरी। ये याद रखना, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी किससे एसोसिएटेड है? आपकी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम से एसोसिएटेड है। क्लियर? इसका जो अब इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो पहले 90 डेज 90 डे का फाइलिंग प्रोसीजर होता था, अब उसे कम करके 30 दिन का कर दिया है। यानी 30 दिन के अंदर आपका जो एंटायर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा घर बैठे। आपको ऑनलाइन करना रहेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप स्कीम्स लाएंगे और स्कीम्स को बहुत आसान बनाएंगे तभी प्रमोट होते हैं लोग टैक्स भरने के लिए। कैनन और टैक्सेशन की बात करें तो सिंपल होगा तो लोग टैक्स भरेंगे, बहुत कम्बरसम प्रोसेस होगा तो इंसान को भरने में ही आलस आएगा। पहले की बात करें तो आदमी को एक चीज का टैक्स भरने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था, वहां वो टैक्स भरता था, तो भाई वो टैक्स क्यों भरेगा? वो कोशिश करेगा, रास्ते निकालेगा चोरी करने की। क्लियर है बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं, हमारे एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू का आंसर जो है, हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अपील्स अंडर जीएसटी कौन होता है? यहाँ पर हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अपील्स अंडर जीएसटी। क्लियर है बात? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।